हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए सेमेस्टर 3 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। माइनर पेपर का अर्थशास्त्र आने की इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी है, समझे ना। और मैं बता दूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से इस पेपर का आपका कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। और आपका अगर कोई भी पेपर जो छूट रहा है इस चैनल पर नहीं करवाया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बतला सकते हैं कि सर इस पेपर को भी आप पढ़ा दीजिए, समझे। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि उसका भी हम क्लास आपको लेकर आ जाए, समझे। और पर आप लोग, मैं बता दूं आप लोग को, अगर इसके पहले भी जो सेशन आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर सारे के सारे सेशन को आप लोग देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज से। इसके बाद आने वाले जितने भी क्लास होंगे सारा का सारा वहीं पे मिल जाएगा। और इसके जो पहले मिला है वो सारे के सारे क्लास जो कि प्लेलिस्ट में ही ऐड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर खोजने चलिएगा तो बहुत ही वहां पे टाइम लग जाएगा खोजते खोजते, समझे ना। तो आप लोग वहां से प्लेलिस्ट को ज्वाइन देख लीजिए वहां से जाकर। और जिन भी स्टूडेंट को अगर आप लोग पेड अगर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, अगर आप लोग पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको पेड पीडीएफ जो कि प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारी क्लास हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो नंबर भी है, समझे ना, जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, समझे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो वहाँ पे जाकर आप लोग विजिट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की विवेचना कीजिए। इस समस्या के निवारण के लिए सरकार क्या कर रही है। यानी कि भारत में जो बेरोजगारी की प्रकृति है, उसके कारण है, उसके बारे में बतलाना है। और इन जो समस्या है, इसकी समस्या जो बेरोजगारी की समस्या है उसका निराकरण निराकरण आने की खत्म करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही हम उत्तर को लिखें आंसर शीट में, समझे। तो देखिए उत्तर में क्या लिखा हुआ है। तो भारत में बेरोजगारी एक गंभीर और जटिल समस्या है। भारत में जो बेरोजगारी है वो क्या है, तो एक गंभीर और जटिल समस्या है। एक सेकेंड, हाँ, समस्या है, यह कई प्रकार की है। यानी कि बेरोजगारी जो कि कई प्रकार के होते हैं, इसके इसके विभिन्न कारण हैं। यानी कि बहुत सारे प्रकार के भी बेरोजगारी होते हैं, बहुत सारे कारण से भी बेरोजगारी उत्पन्न होते हैं। इन समस्या को समझने और इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जानना महत्वपूर्ण है। यानी कि जो इनके समस्या है, यानी कि कौन कारण से बेरोजगारी उत्पन्न होती है, या फिर इनके मतलब कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से यहाँ पे समाधान किए जा रहे हैं, जो कि इसके बारे में जानना एक महत्वपूर्ण हो जाता है, समझे। तो चलिए स्टार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। इस पॉइंट में देखिए दिया हुआ है बेरोजगारी की प्रकृति। यानी कि बेरोजगारी की क्या प्रकृति होता है, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। प्रकृति कहने का मतलब है ना, बेरोजगारी का प्रकार भी आप लोग कर सकते हैं, प्रकार भी लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। जिसमें आता है, फर्स्ट में आता है खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता है बेरोजगार, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी, समझे। तो इसमें व्यक्ति बिना किसी रोजगार के होता है और सक्रिय रूप से काम की तलाश कर होता है। यानी कि खुली बेरोजगारी कहने का मतलब है, वैसे व्यक्ति को आप खुली बेरोजगारी के अंतर्गत रखिएगा कि जो व्यक्ति काम मतलब कि कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं करता है, मतलब समझिए कि निठल्ला है। और निठल्ला रहने का मतलब कि ये मत समझ ले कि कोई काम ढूंढ नहीं रहा है, समझे ना। तो वो कोई काम भले ही नहीं कर रहा है, लेकिन वह सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिव फॉर्म में है, वो काम को क्या कर रहा है, तो ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। उसी को हम किसके अंतर्गत में रखेंगे, तो खुली बेरोजगारी यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या आता है, तो इसमें लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके योगदान और उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होता है।
यह विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है। हानि कहने का मतलब है जो कौन सा बेरोजगारी है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहने का मतलब है कि अगर जिस काम को करने में अगर 10 लोग यहाँ पे 10 यहाँ पे लोग 10 पीपल अगर यहाँ पे काम करने में सक्षम, यानी कि 10 लोग किसी काम को कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे 15 लोग काम कर रहे हैं। तो 5 लोग यहाँ पे क्या है, तो 5 लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो जो 5 लोग हैं ना, इन सभी को किसके अंतर्गत में रखेंगे, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत में रखेंगे। यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पे 10 लोग भी समझिए कि काम को 10 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं और 15 लोग भी इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो जो 5 लोग एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, तो प्रच्छन्न बेरोजगार, यानी कि इस व्यक्ति को इस कार्य में जरूरत नहीं है, समझे। इसको हम क्या करेंगे, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट में आता है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें व्यक्ति कुछ विशेष समय पर काम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र में फसल कटाई के बाद। कहने का मतलब है मौसमी बेरोजगारी को अगर आप लोग आसान भाषा में समझा जाए, कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे खेत होते हैं जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं होती है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, तो कृषि पर वहाँ पे निर्भर रहता है वहाँ की खेती। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, धान की रोपाई वगैरह हो जाती है। धान की रोपाई हो जाती है, कटा मतलब धान की रोपाई वगैरह फसल अगर अच्छे तरीके से हो जाने के बाद वहाँ पे धान की कटाई हो जाती है। कटाई हो जाने के कारण से, कटाई अगर हो जाता है, तो अगर वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं रहेगा तो वहाँ पे कोई भी अन्य फसल को हम वहाँ पे उपयोग नहीं कर, यानी कि उत्पादन नहीं कर सकेंगे। और उत्पादन नहीं कर सकेंगे तो समझिए कि उनको उनके पास अगर कोई और जमीन नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो फिर कहीं पे भी वो काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाता है, इसको हम मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत में रहेंगे कि जब वर्षा होगी तब हम खेती करेंगे, उसके बाद हम लोग खेती नहीं करेंगे। अगर इस पॉइंट को भी आप लोग, इस एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं, उसके बाद आप दूसरे एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग को आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे शहर में आप लोग देखेंगे ना, कि बहुत से सारे दूसरे दूसरे देश से या फिर दूसरे दूसरे राज्य से क्या आते हैं, तो गर्म का कपड़ा बेचने के लिए आते हैं। गर्म कपड़ा कहने का मतलब है स्वेटर वगैरह बेचने के लिए आते हैं। तो क्या स्वेटर सिर्फ आपको ठंडा में ही बिकेगा, गर्मी में तो बिकेगा नहीं, बरसात में बिकेगा ही नहीं। तो क्या हो जाता है, तो ये समझिए कि एक सीजनली समझिए कि काम इसको मिलता है, सिर्फ गर्मी में ही ये काम कर सकते हैं, समझे। और उसके अलावा जो भी सीजन आता है उसमें काम नहीं कर पाते हैं। उसी को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। शायद आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम दो दो एग्जाम्पल देकर हम आपको समझा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आता है शहरी बेरोजगारी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें शहरी क्षेत्रों में लोगों को उनके कौशल के अनुसार काम नहीं मिल पाता है। इसे शिक्षित बेरोजगारी भी शामिल है, इसमें शिक्षित बेरोजगारी भी शामिल है। देखिए कहने का मतलब है ना, शहरी बेरोजगारी को आप शिक्षित बेरोजगारी भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका योग्यता है क्या, तो योग्यता है टीचर का योग्यता है, समझे। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं, तो कोई आप कृषि का काम कर रहे हैं, कृषि का काम कर रहे हैं। लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं कि हम पढ़ाई लिखाई किए टीचर बनने के लिए, लेकिन टीचर का जॉब है नहीं, वैकेंसी है नहीं। तो क्या करना पड़ रहा है, अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि का कार्य करना पड़ रहा है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो टीचर की योग्यता रखता है, लेकिन टीचर की जॉब वो नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कृषि यानी कि किसान का काम। तो इसी को क्या करेंगे, तो ये भी बेरोजगार है, कौन सा बेरोजगार है, तो ये शहरी बेरोजगार है, यानी कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है। और इसको हम शिक्षित बेरोजगारी के भी अंतर्गत में रख सकते हैं। जिसमें आता है नेक्स्ट पार्ट में आता है शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को बेरोजगार रहते हैं, और यह समस्या शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। कहने का मतलब है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें कहने का मतलब है कि इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी बेरोजगार रहते हैं। आने के समझिए कि बहुत सारे लोग बीए कर कर, बीएड कर कर, पीजी कर कर बेरोजगार रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। वो सारे के सारे लोगों को हम किसके अंतर्गत में रखेंगे, तो शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत में रखेंगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत में हम लोग रखेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, जो क्या आता है बेरोजगारी के कारण, यानी कि बेरोजगारी के कौन कौन से कारण है। तो उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें आता है फर्स्ट में आता है आबादी में वृद्धि, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि। भारत की जनसंख्या तेजी से क्या हो रही है, तो बढ़ रही है, जिससे रोजगार की मांग भी बढ़ती जा रही है। यानी कि जैसे आप लोग को पता होगा कि जिस प्रकार से किसी भी क्षेत्र का या फिर किसी भी देश का अगर जनसंख्या बढ़ता है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वहां पे रोजगार का भी मांग उत्पन्न होने लगता है। सभी लोग सोचते हैं कि हम भी काम करें, हम भी ये रोजगार में जाए, समझे ना, ताकि हमें भी जीवन यापन करने में एक सरल हो सके, सुगम तरीके से हम जीवन यापन अपना कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। लेकिन उसमें क्या होता है, तो ज्यादा जनसंख्या होने के कारण कंपटीशन होता है और रोजगार की मांग होती है, लेकिन रोजगार वहां पे सीमित रहता है। तो इसके कारण से भी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आता है कृषि पर निर्भरता। कहने का मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि
कृषि का प्रमुख स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या है, तो प्रमुख स्थान है, लेकिन इसमें रोजगार की संभावनाएं सीमित होती है। यानी कि कृषि में भी समझिए कि बहुत ही सीमित लोग ही इसमें कार्य कर सकते हैं और अधिकांश लोग जो कि कृषि पर निर्भर होते हैं, तो इसके कारण से भी बेरोजगारी जो कि उत्पन्न हो जाती है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आता है उद्योगों का सीमित विकास। यानी कि उद्योगों का सीमित विकास कहने का मतलब है कि उद्योगों को सीमित विस्तार हो पाया। स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक जैसे बहुत सारे क्या होने यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा के कारण रोजगार अवसर कम हो गए। यानी कि सीमित विस्तार होने के कारण कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि बहुत ही समझिए कि बड़े लेवल पर नहीं फैल पाए हैं, और बहुत सारे आप लोग ऐसे ऐसे मशीन को देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, तो ऑटोमेटिक ही काम करता है सारा चीज पे। जैसे अगर आप लोग अगर बिस्किट कंपनी में देखिएगा, तो उसका जो आटा वगैरह होता है, मतलब समझे वो भी अपने आप उसको मतलब कि सोंध लिया जाता है, फिर अपने आप उसमें कट कट लग जाता है, उसमें अपने आप क्या होता है, तो उसमें सांचा के माध्यम से क्या होता है उसमें क्या होता है डिजाइन वगैरह हो जाता है, फिर आपने पक जाता है, फिर आपने जाकर वो पेक भी हो जाता है। बहुत सारे स्वचालित मशीनों का उपयोग किया जाने लगा उद्योगों में, जिसके कारण से भी रोजगार के जो अवसर है वो कम होने लगे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे जो क्या आता है। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे शिक्षा और कौशल का अभाव। कहने का मतलब है शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास पर कम ध्यान दिया जाता है, जिससे लोग रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है इस पॉइंट कहने का मतलब कि लोगों को शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन क्या होती है, तो कौशल की कमी होती है, स्किल की कमी होती है। आप लोग बहुत सारे न्यूज वगैरह में देख रहे होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे यूट्यूबर के पास यूट्यूबर से भी सुने होंगे क्या, तो कि स्किल सीखना चाहिए, स्किल सीखना चाहिए। आप अगर एजुकेटेड नहीं भी रहेंगे, उसके बाद भी अगर आप अगर स्किल सीख लेते हैं, तो समझिए कि क्या हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं लग जाइएगा। कहीं ना कहीं लग जाने का कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपना मतलब समझिए कि रोजगार जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं आप काम करने स्टार्ट कर दीजिएगा। खुद का बिजनेस खोल सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकिएगा, लेकिन अपना जीवन यापन जो कि अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए स्किल पर भी ध्यान हमको देना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर। क्षेत्रीय या समानता ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर या समानता पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि शहरी क्षेत्र में रोजगार जो कि अधिक मात्रा में मिल सकते हैं, जिससे उद्योग वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे रोजगार अत्यधिक मात्रा में मिल सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो लगभग यहाँ पे कृषि पर ही निर्भर करते हैं। कृषि पर ही निर्भर करते हैं, तो इसके कारण से रोजगार जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कम रहता है, लेकिन कृषि पर निर्भर रहने के कारण जनसंख्या ज्यादा रहने के कारण वहाँ पे जहाँ पे 5 व्यक्ति की जरूरत होती है, वहाँ पे 10 व्यक्ति 15 व्यक्ति वहाँ पे चल जाते हैं, लग जाते हैं, ताकि समझिए और वो सारे सारे के क्या है, तो ऑपरेशन बेरोजगारी के अंतर्गत में आ जाते हैं। और शहरी में भी बेरोजगारी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा ग्रामीण से ज्यादा आपको शहर में जो कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, समझे। तो जो कि ये असमानता देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग देखने को मिलता है। हम लोग नेक्स्ट में आते हैं आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी कहने का मतलब है कि आर्थिक मंदी को व्यापार में गिरावट के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। चलिए अगले पॉइंट में आता है संगठित क्षेत्रों की कमी। अधिकांश रोजगार यह संगठित क्षेत्रों में है, जहां रोजगार की सुरक्षा नहीं होती। कहने का मतलब है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को अगर हम लोग आसानी भाषा में अगर समझें, अगर इसको हम आसानी भाषा में समझे, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जहां पे समझिए कि काम करने का जो टाइम है वो फिक्स होता है, समझे ना। काम करने का टाइम भी फिक्स होता है, वेतन भी फिक्स होता है। समझिए कि यहाँ पे एक सरकारी की ही तरह यहाँ पे काम लिया जाता है संगठित क्षेत्र में। और यह संगठित क्षेत्र समझिए कि यहाँ पे आपको कभी भी काम करने के लिए बुला देगा, आपको फिक्स यहाँ पे रेट नहीं मिलेगा। इस सारे क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो यह संगठित क्षेत्र कहते हैं। संगठित क्षेत्र में आपको पेंशन पेंशन की भी व्यवस्था किया जाता है, समझ आ रहा है। संगठित क्षेत्र में कोई भी पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा, काम कीजिएगा, समझे, मजदूरी जगह काम करता है ना, वो सारे के सारे क्या आते हैं, तो ये संगठित क्षेत्र में ही काम करते हैं, तो इसके जो कि रोजगार का कोई भी सुरक्षा नहीं होती है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेरोजगारी के निवारण के लिए सरकार के प्रयास। यानी कि बेरोजगारी को निपटाने के लिए, यानी बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार के कौन कौन से प्रयास हैं, तो इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जिसमें आता है फर्स्ट में आता है मेक इन इंडिया। यह पहल विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए शुरू किया गया है। मेक इन इंडिया कहने का मतलब है कि कोई ऐसा वस्तु या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी दूसरे देश से बनाकर भारत में आता है, तो उसको क्या किया जाए, तो वो प्रोडक्ट को भारत में ही बनाया जाए, ताकि रोजगार भी यहाँ मिल सके और भारत के लोगों के पास जो पैसा है वो सुरक्षित रहे, समझे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि PMKVY, समझे ना। मेक इन इंडिया भी कौन से प्रधान मतलब कौन जो किनके द्वारा ये
लाया गया है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मतलब कि लाया गया है, समझे। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी ये किसके द्वारा लाया गया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को क्या करना, तो कौशल प्रशिक्षण करना, यानी कि स्किल ट्रेनिंग प्रदान करना और उन्हें रोजगार के योग्य बनाना। यानी कि इस योजना के तहत क्या करना है, तो युवाओं को, जो भी युवा हैं उनको क्या करना है, स्किल ट्रेनिंग देना, यानी कि किसी भी कार्य में उसको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, ताकि वे किसी भी अपना मतलब रोजगार योग्य बन सकें। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, जो कि आता है नेक्स्ट पॉइंट में आता है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना कहने का मतलब है इस योजना के माध्यम से छोटे उद्यमी उद्यमी स्टार्टअप को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जा सके। मुद्रा योजना के तहत ही समझिए कि छोटे छोटे जो भी उद्योगपति होते हैं, यानी कि अगर चाहते हैं कि हम उद्योग को स्थापित करें, तो उनको क्या किया जाता है, तो उसको बहुत ही नॉमिनल समझिए कि इंटरेस्ट पर उसको ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण कहने का मतलब है कि लोन दिया जाता है, समझे। और ये भी नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लाया गया है इस योजना को भी। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, जो क्या आता है पॉइंट नंबर 5 में आता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि मनरेगा। मनरेगा यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों का रोजगार प्रदान करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, यानी कि अगर आप मनरेगा के तहत अगर आप लोग क्या होता है रोजगार कार्ड या फिर ऐसे कुछ कार्ड होता है, अगर उस कार्ड में अगर आप पंजीकृत कराते हैं, 18 साल के बाद ही होता है, अगर उस कार्ड में अगर पंजीकृत कराते हैं, तो वहां पे सरकार आपको क्या करती है, तो 100 दिन के लिए रोजगार देने का समझिए कि गारंटी देती है कि आपको साल भर में कम से कम 100 दिन तो आपको रोजगार दिया ही जाएगा, समझे। तो ये भी समझिए कि योजना लाया गया है, इसके कारण से भी बेरोजगारी को कम किया जाता है, समझे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, जो क्या था पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में हम लोग देखेंगे इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन करना, यानी कि नए नए उद्योग को, छोटे मोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना और उद्यमिता के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे रोजगार स्टार्टअप को अगर प्रोत्साहित करेगा, अगर सरकार प्रोत्साहित करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, तो धीरे धीरे बड़ा बन जाएगा, समझे ना, बड़ा स्टार्टअप बन जाएगा। और क्या होगा, तो उसमें बहुत सारे लोगों को भी रोजगार उसमें मिलेगा। तो उन सारे स्टार्टअप को भी क्या आता है, तो प्रोत्साहित किया जाता है सरकार के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है प्रधानमंत्री रोजगार रोजगार योजना PMRY। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को क्या करना, तो बढ़ावा देना, यानी कि स्वयं का रोजगार, यानी कि बिजनेस वगैरह, उद्यमिता वगैरह को बढ़ावा देना। बेरोजगार युवाओं को ऋण प्रदान करना, यानी कि युवा जो कि बेरोजगार है, कोई भी काम नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको क्या करना, तो कम इंटरेस्ट पर ऋण प्रदान करना, यानी कि लोन देना, ताकि वह अपना स्टार्टअप यानी कि स्वरोजगार चालू कर सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 7 में हम लोग देखेंगे, तो नेशनल नेशनल एप्रीसिएटशिप प्रो प्रमोशनशिप NAPA, थोड़ा सा इसको आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, समझे ना। इस योजना का उद्देश्य उद्योगों के प्रशिक्षकों को बढ़ावा देना और युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना। यानी कि इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि जितने भी युवा हैं उनको इस योजना के तहत क्या किया जाए, तो प्रशिक्षुओं को क्या किया जाए, तो मतलब प्रशिक्षु किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि युवाओं क्या करे, तो प्रशिक्षण करके रोजगार के अवसर को प्रदान कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, जो क्या आता है पॉइंट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, आने की PMAY। इसमें आता है इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य को क्या करना, बढ़ावा देना। देने से भी रोजगार के अवसर सृजन होते हैं। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर कोई भी मकान बनाया जाता है, तो उसमें क्या रोजगार की, यानी कि श्रम की भी जरूरत होती है। श्रम कहने का मतलब है कि उसमें रोजगार की यहाँ पे जरूरत होती है, तो वहाँ पे लोगों को वहाँ पे रोजगार दिया जाता है। तो इसके माध्यम से भी बेरोजगारी को यहाँ पे कम किया जाने का प्रयास किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 10 में हम देंगे डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग जानते होंगे डिजिटल इंडिया जब से आया है भारत में, तब से समझिए कि बहुत सारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास हुआ। डिजिटल साक्षरता कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी खुले गए हैं, जहाँ पे सरकार के द्वारा भी संचालित किए जाते हैं, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी संचालित किया जाता है। बहुत ही नॉमिनल फीस पर कोई भी कोर्स जो कि आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। जो हम क्लास अभी आपको करवा रहे हैं, यही क्लास अगर आप लोग ऑफलाइन में आकर कीजिएगा, तो समझिए कि बहुत ही ज्यादा फी वगैरह भी पेमेंट करना पड़ेगा। इस समझिए कि एक आर्थिक स्थिति में भी समझिए कि एक यहाँ पे क्या हुआ, तो गरीब व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं, उनको भी रोजगार यानी कि स्किल वगैरह का भी ट्रेनिंग अगर हम आपको
क्या करें तो कंप्यूटर सिखाएं, अगर ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से तो बहुत ही कम पैसा में आप लोग क्या कीजिएगा तो कंप्यूटर को भी सीख लीजिएगा मोबाइल में, समझे। तो सीख लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा तो कंप्यूटर का अगर आप लोग दुकान खोलते हैं या फिर कोई भी फॉर्म वगैरह भरने का डिजिटल लेन देन वगैरह का अगर दुकान खोलते हैं तो वहां से भी आपको क्या होगा तो रोजगार उत्पन्न हो जाता है। तो डिजिटल इंडिया भी रोजगार को कम करने मतलब बेरोजगारी को कम करने का भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है सरकार के माध्यम से। चलिए अब इसका निष्कर्ष को हम लोग देंगे, और निष्कर्ष लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अगर आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो। और आप लोग हमें जरूर जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्लास आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। देखिए इसका निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे तो बेरोजगारी की समस्या भारत में बहुआगमी है। बहुआगमी कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, कृषि पर निर्भरता, शिक्षा और कौशल का अभाव, अभाव कहने का मतलब है कि कमी कमी है, और आर्थिक यह समानताएं प्रमुख है। यह समानता प्रमुख कारण है। सरकार विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रही है। हालांकि इन समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालिक और सतत प्रयासों की आवश्यकता है, यानी कि बहुत लंबे समय में जो कि इसके प्रयास इन समस्याओं से निपटने के लिए मतलब कि प्रयास किए जाने की आवश्यकता की जरूरत है। शिक्षा प्रणाली में क्या किया जाना चाहिए तो सुधार किया जाना चाहिए। कौशल विकास आने की ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाना चाहिए, स्किल का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। उद्यमिता को बढ़ावा देकर इन समस्याओं का प्रभाव को समाधान किया जाना चाहिए। उद्यमिता को बढ़ावा देने का कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा युवा जिनको अगर चाहता है कि नहीं हम अपना खुद खुद का अगर सेटअप स्टार्ट करें, अगर उनके पास पूंजी नहीं है तो सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है। इस योजनाएं के तहत उनको क्या बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन पूर्ति किया जाता है, यानी कि लोन दिया जाता है ताकि वो अपना स्टार्टअप को स्टार्ट कर सके और रोजगार को भी मतलब कि उत्पन्न कर सके। साथ साथ में अपना भी उनका रोजगार हो जाएगा और साथ साथ अगल बगल के जितने भी लोग हैं युवाओं को भी रोजगार इसके माध्यम से मिलेगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को पहले तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कीजिए, समझे। और जो भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहां पे हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और जो भी स्टूडेंट को अगर अगर आपको पेड अगर पीडीएफ अगर परचेज करना होगा तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, समझे ना। व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी डाउट वगैरह होगा तो हम आपको यहाँ पे सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको एग्जाम से रिलेटेड और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, समझे। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना था बिल्कुल भी ना भूलें, और आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा जरूर से जरूर, समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।